back again. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का इतिहास यानी हिस्ट्री, चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, और इसका पार्ट 2 होगा। आज पार्ट 2 को पढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, चलिए इससे पहले जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हुए हैं जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए, ताकि बेहतर से और बेहतर से समझ में आएगा। तो इससे पहले बताइए तो क्या क्या पढ़े थे। महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके थे। महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके थे। 7 महाद्वीप होता है, कितना? 7 महाद्वीप था। कौन था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके थे। और पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में अनसट रेनन के अनुसार क्या अनसट रेनन ने राष्ट्रवाद का व्याख्या किया था, है ना? क्या बोले थे कि देश के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह एवं गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद चित्र के अनुसार किसने बताया था? चित्र घरों पर, दीवारों पर चित्र बनाकर फ्रेडरिक सोर्यू, क्या था? फ्रेडरिक सोर्यू ने चित्र के अनुसार राष्ट्रवाद का व्याख्या किया था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। चलिए इसके बाद पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़े थे? लुई 14वां। कौन? लुई 14वां बुर्बोर वंश से था। किस वंश से था? लुई 14वां के बाद कौन आता है? लुई 16वां। लुई 16वां आता है, ठीक है। लुई 16वां का एक कथन याद रखना है। क्या याद रखना है? लुई 16वां का क्या कथन है कि मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। तो जनता लोग क्या हो जाते हैं? इससे गुस्सा हो जाता है। क्या होता है? और विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। उसके बाद लुई 16वां को क्या करते हैं? फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दयनीय स्थिति हो जाता है फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम कि जनता ने त्रस्त कर दिया और जनता को बहुत ही लुई 16वां तरपाया, तो जनता लोग विद्रोह करके उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया, है ना। उसके बाद वो शासन जनता के हाथ में आ जाता है और जनता अपना संविधान का निर्माण करता है। तो जनता अपने संविधान का अपना निर्माण करता है। तो अब ये जो वंश था, ये जो साम्राज्य था, ये किसके हाथ में आ गया है? जनता के हाथ में आ जाता है। तो जनता अपना संविधान लागू करता है, जिसमें समान अधिकार का बात करता है। क्या? समान अधिकार हो। और फ्रांस की जो भूमि है उसको पितृभूमि का दर्जा देते हैं, यानी ये पिता की भूमि है, पिता की जय, और हम लोग वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं। और वहाँ पे पूरे देश को, लोगों को मिलाने के लिए एकता की भावना को उत्पन्न करते हैं। एकता की भावना को उत्पन्न करते हैं। और एक भाषा आता है, भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, जिसे फ्रेंच भाषा कहते हैं, ठीक है। आयात निर्यात पर जो राजाओं द्वारा कर लागू था, उसे क्या करते हैं? समाप्त किया जाता है। और फ्रांस, इसी को देखते हुए फ्रांस के आसपास के जो क्षेत्र था उस सब में भी राष्ट्रवाद का काफ़ी प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। तो लोगों द्वारा वहाँ पे ज़्यादा दिन तक शासन नहीं चल पाता है। उसके बाद कौन आ जाता है? नेपोलियन। कौन आता है? तो जनता के बाद शासन चला जाता है, फिर राजवंश हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे राजा के हाथ में शासन चला जाता है। तो 1799 में फ्रांस का 1799 में फ्रांस में एंट्री होता है नेपोलियन का। किसका होता है? नेपोलियन 40 युद्ध जीत चुका था। उस समय नेपोलियन कितना युद्ध जीत चुका था? 40 युद्ध जीत चुका था। जैसे ही सुनता है कि नेपोलियन एंट्री करने वाला है, जैसे ही सुनता है फ्रांस के लोग कि नेपोलियन का आगमन हो रहा है, यानी नेपोलियन का फ्रांस में एंट्री हो रहा है, तो लोग वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि अब हमें नेपोलियन ही राजाशाही सरकार से क्या हो? छुटकारा दिला सके। राजाशाही राजतंत्र से क्या? छुटकारा दिलाएगा, ठीक है। तो सभी वहाँ के जनता लोग उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो नेपोलियन के हाथ में जैसे ही आता है फ्रांस, क्या आता है? फ्रांस। तो नेपोलियन द्वारा कोड लाया जाता है। नेपोलियन द्वारा अपना नियम और कानून लाया जाता है। उस कानून को बोलते हैं नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता या नेपोलियन का कानून। और कब लाया जाता है? 1804 में लाया जाता है, 1804 में, ठीक है। फिर क्या करता है ये कानून के समक्ष? ये अपने कानून में क्या कहता है कि इस कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। आयात निर्यात पर जो राजाओं द्वारा टैक्स लगाया हुआ था, कर, उसको क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं और फ्रांस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा मिलता है।
और संपत्ति का अधिकार देते हैं कि सभी लोग कमाइए और अपना अपना पैसा जो संपत्ति है वो जमा कर सकते हैं। और जन्मजात को क्या किया था नेपोलियन ने? समाप्त कर दिया था, यानी जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा, इसे क्या समाप्त कर दिया था कौन? नेपोलियन ने। और किसी भी क्षेत्र में नौकरी के लिए जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा और बड़े बड़े पदों पर राजा के वंश से ही जुड़ा हुआ उसका ही बेटा भतीजा सब नौकरी करता था, ठीक है। उसको क्या किया? समाप्त कर दिया नेपोलियन ने और लाया योग्यता के आधार पर नियुक्ति लाया। क्या लाया? योग्यता के आधार पर नियुक्ति को लाता है और बोला कि जो उसके जिस काम के लिए योग्य होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा, उसी को क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। तो इसी सब हालात को देखते हुए फ्रांस के बाहर देखो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया और नेपोलियन ने ट्रांसपीरियन और सेसिलियन गणराज्य को क्या करते हैं? आज़ाद करता है। और ये इटली में जो 2 गणराज्य थे सेसिलियन और ट्रांसपीरियन गणराज्य को क्या करता है? आज़ाद करता है। और जर्मनी में जर्मन राज्य संघ की स्थापना करता है। उस समय फ्रांस जो है 300 देशों में टूटा हुआ था। फ्रांस मतलब कितने देश था वहाँ पे? 300। कितने थे? 300। उनमें से 39 को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया नेपोलियन ने। 39 राज्यों को क्या किया था? नेपोलियन ने स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद नेपोलियन का दुश्मन इधर तैयार हो गया। नेपोलियन का इंतजार कर रहा है उसका दुश्मन। वो दुश्मन कितने थे? 4। कितने थे? 4 थे। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया और रूस। इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया और रूस, ये सब आपस में मिलकर और नेपोलियन से क्या करते हैं? युद्ध। क्या करते हैं? युद्ध। और इस युद्ध में जो नेपोलियन का पहले से साथ देने वाला जो फ्रांस के लोग थे, जनता थे, वो जनता साथ नहीं देता है। जनता साथ देता है? नहीं देता है, क्योंकि इस युद्ध को लड़ने के लिए सेना की ज़रूरत है। नेपोलियन को सेना की ज़रूरत है, लेकिन सेना क्या किया? सेना में जबरदस्ती बोला कि तुम चलो सेना में चलो। जनता लोग को ज़बरदस्ती पकड़ के क्या करता था नेपोलियन कि सेना में भर्ती करेंगे। तो जनता जहाँ का खुश नहीं होगा उसी के अनुसार वहाँ पे कार्य होगा, ठीक है। तो इसी को जबरन करने लगा। तो इसी को देखते हुए वहाँ के लोग उनका साथ नहीं दिया और इंग्लैंड, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया, इनसे युद्ध होता है नेपोलियन का। और इस युद्ध में नेपोलियन का हार हो जाता है, नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध को वाटरलू का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध का क्या नाम दिया गया? वाटरलू का युद्ध। 1815 में। कब? 1815 में। जब नेपोलियन हार गया तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ एक संधि होता है। क्या होता है? संधि। और उसको गिरफ्तार करके दक्षिण अफ्रीका के सेंट हेलेना द्वीप पर क्या किया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप पर छोड़ दिया जाता है। और नेपोलियन का 1821 में मृत्यु हो जाता है। कब होता है मृत्यु? 1821 में। 1881 में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो 4 देश, कितने दोस्त? 4 देश, इंग्लैंड, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये जो चारों देश जीत गया था। तो अब आपस में एक बैठक करेगा। क्या करेगा? बैठक करेगा। तो वो बैठक में क्या परिणाम, उस बैठक में क्या सब बात होगा कि जो जनता उस बैठक में क्या होता है कि जो भी राजा का क्षेत्र सब छीन लिया था, आज़ाद हो चुका था, जनता के समक्ष आ गया था, वो सारा क्षेत्र राजा के हवाले कर दिया जाए। और ये बैठक जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। कहाँ? वियना में। इसलिए इसे वियना की संधि भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक पढ़ा चुके थे पार्ट 1 में। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो वियना सम्मेलन का परिणाम भी देख चुके थे। क्या परिणाम आया था कि जो भी क्षेत्र नेपोलियन द्वारा कब्जा किया हुआ था, जो भी आज़ाद कर चुका था, उस सभी क्षेत्र को फिर राजा के हवाले कर दिया गया है ना। तो फ्रांस में बुर्बो वंश यानी 16वां वंश क्या होता है? समाप्त होता है। अब उसके बाद कौन आता है? लुई 18वां। कौन? लुई 18वां आता है, ठीक है। और लुई 18वां कैसा था? थोड़ा अच्छा था। तो फ्रांस को रोकने के लिए जैसे फिर ना कहीं दोबारा इस प्रकार का राष्ट्रवादी कोई आ जाए, तो फ्रांस को रोकने के लिए इस प्रकार के जैसे नेपोलियन जो कार्य किया था वैसा कार्य दोबारा कोई फ्रांस में न कर पाए, तो फ्रांस के चारों क्षेत्रों में फ्रांस की तरफ चारों
क्षेत्र में नए नए क्षेत्रों का निर्माण किया गया चारों ओर, है ना। चलिए इसके बाद आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्या पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फ्रांस में कौन आएगा? फ्रांस में लुई 18वां, फ्रांस में लुई 18वां, लुई 18वां, लुई 18वां आता है, ठीक है। पूछेंगे कि लुई 18वां किस वंश से था? बुर्बो वंश से था। कौन सा? बुर्बो वंश से था। चलिए लुई 18वां के बाद आता है कौन? चार्ल दसम। कौन आता है? चार्ल दसम, चार्ल दसम, ठीक है। कौन आता है? चार्ल दसम, चार्ल दसम आता है ना। चलिए अब पढ़ेंगे चार्ल दसम से। यहाँ तक इससे पहले पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से जा करके बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो कौन आता है? चार्ल दसम। ये कौन वंश से था? बुर्बो वंश से था। कौन? हाँ, तो ये चार्ल दसम के जब हाथों में फ्रांस चला गया, फ्रांस सौंपा गया, और ये चार्ल दसम कैसा था? तो ये बहुत ही बदमाश टाइप का था। कैसा था? बहुत ही बदमाश टाइप का था, ठीक है। ये भी निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश था। जनता का बात नहीं मानना था। जनता यहाँ भूखमरी बेरोजगारी से जूझ रहा था, लेकिन यहाँ पे जनता का कोई भी बात नहीं मान रहा था, है ना। तो जनता द्वारा क्या करेगा? जनता विद्रोह, जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया। किसके खिलाफ? चार्ल्स दसम, चार्ल दसम के द्वारा क्या? चार्ल दसम के विरुद्ध जनता द्वारा क्या किया गया? विद्रोह किया गया। क्या? जनता द्वारा चार्ल दसम के विरुद्ध क्या किया गया है? क्या करेगा? विद्रोह। क्या करेगा? विद्रोह कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? तो चार्ल दसम गद्दी छोड़कर कहाँ भाग जाएगा? इंग्लैंड। गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड। कहाँ? और ये कब भागता है? 1830 में, 1830 में। देखो चार्ल दसम कैसा था? बदमाश। क्या? बदमाश था। तो जनता क्या बात मान रहा था ये, तो जनता क्या कर देगा? विद्रोह। क्या करेगा? तो इतना बड़ा विद्रोह करता है कि जनता द्वारा, जनता के डर से कहाँ ये गद्दी छोड़कर कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड। कहाँ भाग जाता है? तो कब भाग जाता है? 1830 ईस्वी में कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड। तो 1830 में क्रांति होगा। क्या होगा? क्रांति। 1830 में क्या होगा? क्रांति होगा, ठीक है। देखो तभी यहाँ पे एक मेटरनिक। कौन? मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? कहाँ का राजा था? ऑस्ट्रिया का। क्या? ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिक। तभी एक मेटरनिक का एक कथन था। मेटरनिक का एक कथन है। मेटरनिक का कथन पूछेगा क्या था? कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? कि जब फ्रांस यानी फ्रांस में थोड़ा सा राष्ट्रवाद फैलता है तो पूरे यूरोप में सब कैसे, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए सब कैसे करने लगता है कि हमारा भी देश राष्ट्रवादी हो, हम भी पूरा क्षेत्र राष्ट्रवाद के रूप में बदल जाए, है ना। तो इसीलिए मेटरनिक का कथन, मेटरनिक क्या बोलता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? किसका है? मेटरनिक क्या बोलता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद का भावना थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सेंटर कौन बना हुआ है? फ्रांस। कौन है? पूरे यूरोप महादेश का सेंटर क्या है? फ्रांस बना हुआ है। अब यहाँ से फ्रांस में थोड़ा भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता है तो पूरे यूरोप में आसानी से फैलने लगता है। तो इसलिए मेटरनिक कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? तो चार्ल्स दसम क्या होगा? चार्ल्स दसम क्या हुआ है? भाग गया। तो अब आएगा चार्ल्स दसम के स्थान पर, चार्ल्स दसम के स्थान पर वीडियो आ रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है ना साहब। तो चार्ल्स दसम के स्थान पर जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता द्वारा लुई फिलिप को लाया जाता है। किसको लाया जाता है? लुई फिलिप को। जनता द्वारा किसको लाया जाता है? फ्रांस को चलाने के लिए अब किसे लाएगा? जनता द्वारा लुई फिलिप को लाया जाता है, ठीक है। देखो लुई फिलिप को पूछेंगे कि लुई फिलिप को कब लाया गया, तो कब लाया जाएगा? 1830 में। देखो यहाँ पे कब ये
चार दशम कब इंग्लैंड भाग गया? 1830 में, तो 1830 में ही आएगा, ठीक है, 1830 में ही। चार दशम, पहले वहाँ का शासक कौन था? चार सम्राट कौन था? चार दशम, तो चार दशम इंग्लैंड चला गया, तो इंग्लैंड कौन भगा दिया? जनता लोग। तो जनता लोग अपने से किसको चुनता है? लुई फिलिप को। तो जनता द्वारा लुई फिलिप को 1830 में चुनता है। समझ में आया? चलो, तो चार दशम, अब ये देखिए 1830 से लेकर 1848 तक, 1830 से लेकर 1848 तक शासन कौन करेगा? कौन? चार दशम। कौन? सॉरी, कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप करेगा। कौन करेगा? लुई। अब चार दशम तो इंग्लैंड भाग चुका है। कहाँ भाग चुका है? तब होगा यहाँ पे 1848 की क्रांति। 1848 में क्या होगा? क्रांति। क्या होगा? तो 1848 में क्रांति होगा। क्या होगा? क्रांति होगा। देखो ये कहाँ तक है? 1830 से 1848 तक कौन होता है? लुई फिलिप। कौन? लुई फिलिप होता है, ठीक है। अब देखो 1848 में होने वाला है क्रांति। तो बताओ क्रांति क्यों होगा? यहाँ पे अगर जनता को पूरा सहूलियत मिलता तो यहाँ पे क्रांति होता है। यानी किसका अंत करना है? लुई फिलिप का। लुई फिलिप का क्या करना है? अंत, यानी लुई फिलिप को हटाना है। इसीलिए क्या होगा? 1848 में क्रांति होता है। क्या होता है? क्रांति होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि 1848 में ही क्रांति क्यों हुआ, तो क्रांति का कारण क्या देखेंगे? क्रांति का कारण। अब 1848 में ही क्रांति क्यों होगा? तो 1800 क्या कोई ना कोई कारण ना होगा। तो वो कारण क्या था? देखो, जनसंख्या, जो फ्रांस का जनसंख्या था उस टाइम, क्या जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, वो क्या था? बहुत बढ़ गया था। बहुत बढ़ गया था। अब जनसंख्या बढ़ गया हुआ है तो खाने के लिए चाहिए कि नहीं? तो अर्थव्यवस्था कैसा हो रहा है? वहाँ पे बहुत ही खराब हो गया था। लोग कैसा वहाँ पे भूखमरी का शिकार बन रहा है। भूखमरी वहाँ पे हो गया फ्रांस में, ठीक है। तो जनसंख्या बहुत ही बढ़ गया। और जब भी जनसंख्या देखो बढ़ रहा है तो रोजगार क्या था? रोजगार भी कम गया। यानी लोग कैसे थे? बेरोजगार थे। यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो ये अपना जीवन पोषण कैसे करेगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बेरोजगारी यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया है ना। फिर क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है, यहाँ पे महंगाई बढ़ गया। क्या बढ़ गया? महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे और देखो, इसका कारण में पूछे तो क्या कारण है? फिर लिखना महंगाई। क्या? महंगाई हो गया, महंगाई बढ़ गया, है ना। देखो भूखमरी, क्या भूखमरी भी यहाँ 1848 ईस्वी में क्रांति का कारण क्या है? भूखमरी भी है। देखो जनसंख्या बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, भूखमरी। तो वहाँ पे जब खाने उने के में बहुत सारा समस्या आ रहा है तो लोग क्या हो गया? वहाँ पे भूख से मरने लगा, यानी भूखमरी हो गया वहाँ पे, है, ठीक है। अब क्या करेगा? तो इन्हीं सभी कारणों से लुई फिलिप को क्या करेगा? समाप्त। लुई फिलिप को क्या होगा? लुई फिलिप का शासनकाल क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या होगा? समाप्त। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद लुई फिलिप का शासन हो जाता है समाप्त। तो यहाँ पे एक कहा जाता है कि यहाँ पे अब जो भी सरकार को चलाएगा, जो भी इस व्यवस्था को फ्रांस को चलाएगा, तो फ्रांस की व्यवस्था को जो भी चलाएगा उसे कौन चला पाएगा? जो बढ़िया से चलाएगा। यहाँ पे इन सभी को जनसंख्या यानी बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, इस सब का जो हल करेगा, इस सब का मसला हल करेगा, वही बनेगा ना। चलिए, तो 1848 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव को देखते हैं। 1848 के क्रांति के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव थे देखें। अब यहाँ पे 1848 में जनता द्वारा क्या हो गया? क्रांति हो गया। तो क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा? अब ये क्रांति के प्रभाव में क्या लिखना है? ये क्रांति का प्रभाव था कि अब जो भी यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाएगा उसको क्या करना होगा? गारंटी। क्या? रोजगार की गारंटी। उसको रोजगार देना होगा। तो क्या लाया प्रभाव में लिखना है? एक में रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है उधर से? चलो, रोजगार की गारंटी यानी रोजगार कैसे बनेगा? तो दूसरा में लिखिएगा 1848 के क्रांति का प्रभाव। पहला क्या लिखे? रोजगार की गारंटी। यानी रोजगार क्यों आएगा? कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ तो? रोजगार को दूर करना है तो कैसे आएगा रोजगार? जब नए नए फैक्ट्री, कल कारखाना का निर्माण होगा तो क्या रोजगार खुद उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नए नए कारखाने लगे, ठीक है। नए नए कारखाने क्या हुआ? लगने लगा। उसके बाद क्या होगा? ये सब जो भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो खाने के लिए पैसा होगा, ठीक है। भूखमरी दूर होगा, महंगाई कमेगा, जनसंख्या में वृद्धि हो गया था। इसके कारण क्या हुआ था? 1848 में क्रांति हुआ। तो
तो 1848 ईस्वी में क्रांति का कारण क्या लिखना है? जनसंख्या का बढ़ जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना, भुखमरी का बढ़ना, है ना। अब 1848 की क्रांति में लुई, उसके बाद क्या होगा? लुई फिलिप को यहाँ पे शासन समाप्त होगा और इसमें 1848 के क्रांति का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव तो रोजगार की गारंटी देना, नए नए कारखाने लगे, तब यहाँ से स्थिति कुछ सुधर सकता है। ठीक है, चलिए इतना आ गया। चलो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। चलो इतना लिख लीजिए, जल्दी से लिखो, छापो तो जल्दी। चलो तो लुई फिलिप का शासनकाल समाप्त हो गया 1848 में। चलो उसके बाद देखना हमें पढ़ना है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। जर्मनी पहले पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण। किसका? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। चलिए पहले पढ़ेंगे हम जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे राज्यों, जो अलग अलग राज्य होगा, सबको आपस में मिलाना है। सबको आपस में क्या करना है? मिलाना। तो मिलाने को क्या बोलेंगे? एक करना। एक करना, क्या मिलेगा तो एक होगा ना, तो एक कर दिए तो उसी को बोलेंगे एकीकरण। क्या बोलेंगे? एकीकरण। तो जर्मनी में जो अलग अलग क्षेत्र सब था उस सभी को आपस में मिलाना क्या कहलाएगा? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, देखिए जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन है? क्या क्या बोले हैं? जर्मनी का एकीकरण करने का जनक किसे माना जाता है? तो बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। जर्मनी का एकीकरण कौन करेगा? बिस्मार्क। ट्रिक याद रखना है, कैसे? तो जो और बो, जो और बो, जो से जर्मनी, बो से बिस्मार्क। क्या? जब। क्या बोलना है? जब। जर्मनी का एकीकरण कब होगा? जब होगा। कब होगा? जब होगा। लाइट प्रॉब्लम। तो जब भी पूछे जर्मनी का एकीकरण तो क्या याद रखना है? जब। बोलेंगे जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? किसने? बिस्मार्क ने। किसने किया है? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? तो बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। जब। ठीक है, जनक किसको बोलेंगे? बिस्मार्क को। ठीक है, और यहाँ पे इसमें प्रयास किया था, किसके प्रयास से हुआ था? जर्मनी का एकीकरण करने में किसने प्रयास किया था? तो वो देश का नाम क्या है? प्रूसा। क्या है? प्रूसा। क्या है? प्रूसा यानी परसा। ठीक है, तो उस समय परसा का राजा, उस समय परसा का राजा, उस समय परसा का राजा, उस समय परसा का राजा विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम था परसा का राजा। तो देखो यहाँ पे पूछेंगे किसके प्रयास से हुआ था? परसा। किसके? अब परसा का राजा उस समय कौन था? विलियम प्रथम। अब विलियम प्रथम क्या करेगा? प्रयास। क्या करेगा? प्रयास। अब देखो हम बोले विलियम प्रथम या परसा, विलियम प्रथम या परसा, तो दोनों एक ही बात है। परसा का राजा कौन है? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम बोले तो वहाँ का वो कौन है? परसा का राजा है। ठीक है, अब परसा का राजा पूछे कौन था उस समय जर्मनी के एकीकरण में? तो विलियम प्रथम। कौन था? अब वहाँ का राजा अब चुनेगा कि ऐसा कोई इंसान को चुनेगा जो कैसा हो कि आसानी से एकीकरण कर दे। क्या कर दे? आसानी से। अब अपने गांव में ही मान लो कि 10 लोगों को एक करना है, क्या अलग अलग विचारधारा क्या है, और एक करना है, तो जल्दी सुनता है? मानेगा? नहीं मानेगा। मानता है, लेकिन उसके लिए कठोर आदमी चाहिए। कैसा चाहिए? तो अगर वो बात से नहीं मानेगा तो उसके साथ और भी दूसरा कोई प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना, इसीलिए ये प्रधानमंत्री किसको चुनता है? प्रधानमंत्री। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसको बनाता है? तो बिस्मार्क को। किसको बनाएगा? बिस्मार्क को। बिस्मार्क को किसको बनाएगा? प्रधानमंत्री। बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाता है ना। और यहाँ पे बिस्मार्क कैसा था? तो बहुत ही कठोर था। कैसा था? ये एकीकरण करने के लिए, बिस्मार्क एकीकरण करने के लिए क्या किया? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। क्या करता है? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है। ठीक है, अगर ये सोचा कि अगर बात से नहीं मानेगा तो उसका क्या करेंगे? कत्ल कर देंगे। क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे। तो बिस्मार्क द्वारा नीति अपनाया गया। बिस्मार्क द्वारा नीति अपनाया गया। कैसा नीति था? लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति यानी बहुत ही कठोर नीति। कैसा लाया? बहुत ही कठोर नीति को अपनाया गया। तो पूछेंगे बिस्मार्क द्वारा किस नीति को अपनाया गया? तो लौह एवं रक्त की नीति को, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे परसा का राजा कौन होता है? परसा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। और ये प्रधानमंत्री किसको चुनता है? बिस्मार्क को। किसको चुनता है? बिस्मार्क को। किसको चुनता है? बिस्मार्क को। तो बिस्मार्क को अब एकीकरण करने के लिए इतना आसानी से एकीकरण नहीं कर सकता। एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध करना पड़ता है। कितना युद्ध? 3 युद्ध करना पड़ता है।
देखो, एक करेगा डेनमार्क से, किससे? दूसरा करेगा ऑस्ट्रेलिया से, किससे? और तीसरा करेगा फ्रांस से, किससे? कौन कौन से युद्ध करना पड़ता है? बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध करना पड़ता है। कितना युद्ध? किससे किससे करेगा? डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ठीक है, तो चलिए, बिस्मार्क द्वारा युद्ध होता है। बिस्मार्क द्वारा कितने? 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध। यहाँ पे बोले बिस्मार्क बोले या क्या बोलेंगे? बिस्मार्क बोलेंगे या क्या बोलेंगे? परसा। बिस्मार्क या परसा की तरफ से ही लड़ रहा है ना। बिस्मार्क किसके तरफ से लड़ रहा है? परसा की तरफ से लड़ रहा है। तो यहाँ पे बिस्मार्क बोले या परसा। बिस्मार्क यानी परसा। जैसे बोल दिए श्री नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का विजय हुआ, यानी भारत जीता, या बोलेंगे भारत जीता, यानी यहाँ का प्रधानमंत्री जीता। ठीक है, कोई फर्क है नहीं। तो उसी तरीके से बिस्मार्क यानी परसा 3 युद्ध लड़ता है। देखो, वो 3 युद्ध कौन कौन से थे? पहला किससे लड़ेगा? डेनमार्क से। किससे? डेनमार्क से युद्ध होता है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से युद्ध होता है। और तीसरा होता है फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। तो परसा का युद्ध होगा डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से युद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि परसा का जो क्षेत्र था वो कब्जा कर चुका था। कौन? डेनमार्क। कौन कर चुका था कब्जा? डेनमार्क कर चुका था। अब उसी जो क्षेत्र था उसी सबको आपस में यानी परसा में मिलाने के लिए जर्मनी का एकीकरण होता है। ठीक है, तो देखो, डेनमार्क में कितने क्षेत्र थे? तो 2। कितने क्षेत्र थे? 2। कितने क्षेत्र थे? 2। कौन था? तो साल्सबिंग। कौन था? साल्सबिंग था। पहला क्षेत्र कौन था? बोलो, जब बोलोगे जब ही आएगा। कौन था? साल्सबिंग, है ना। और दूसरा था हेलेस्टीन। कौन था? हेलेस्टीन। तो साल्सबिंग और हेलेस्टीन। अब देखो, परसा को इस युद्ध को जीतकर ये दोनों क्षेत्र को किसमें मिलाना है? परसा में। किसमें मिलाना है? परसा में। तो यहाँ पे पूछेंगे, देखो, बिस्मार्क कैसा था? तो कूटनीतिक था। कैसा था? कूटनीतिक था। कूटनीतिक मतलब ये क्या करता था कि कूटनीतिक मतलब अपने कूटनीतिक का अर्थ क्या होता है? देखो, किसी के साथ बात कर लेता है कुछ और काम करता है कुछ। समझ में आया? कूटनीतिक बात करेगा कुछ, दल बदलू कह सकते हैं ना। बात कर लेगा कुछ और काम करेगा कुछ। तो देखो, अब क्या करेगा? तो देखो, बिस्मार्क क्या करेगा? डेनमार्क से युद्ध, पहला युद्ध किससे लड़ेगा? डेनमार्क से। उसमें दोस्त बना लेता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किसको दोस्त बनाता है? मित्र बना लेता है ऑस्ट्रेलिया को। कहता है कि तुम मेरा साथ दो इस युद्ध में। जीतने के बाद साल्सबिंग हम रख लेंगे और हेलेस्टीन तुम्हें दे देंगे। ठीक है, तो ये बिस्मार्क डेनमार्क से युद्ध करता है और ऑस्ट्रेलिया साथ देता है और डेनमार्क से क्या होता है? जीत लेता है। ठीक है, अब देखो, दूसरा युद्ध लड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से। किससे लड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया से। इसमें फ्रांस को मित्र बना लेता है। किसको? फ्रांस को मित्र। अब ये इसका साथ दिया था ना इस युद्ध में, ऑस्ट्रेलिया साथ दिया था ना परसा का, यानी बिस्मार्क का, डेनमार्क से युद्ध करने के लिए। अब क्या करता है? अब बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध लड़ने लगता है। दूसरा युद्ध लड़ेगा। ठीक है, इसमें फ्रांस को मित्र बना लेगा और ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। और फिर तीसरा युद्ध किससे लड़ेगा? फ्रांस से। अब ये सारा जीत चुका है। डेनमार्क को और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? जीत लेता है ना। जीतने के बाद यहाँ तीसरा युद्ध किससे लड़ेगा? फ्रांस से। और ये जीतने के बाद बहुत ही मजबूत हो गया ना, फ्रांस को भी हरा देता है। ठीक है, फ्रांस को भी क्या कर लेता है? हरा देता है ना। चलिए, तो अब देखिए, पूछेंगे बिस्मार्क, यहाँ पे परसा बोले या बिस्मार्क? परसा बोले या बिस्मार्क बोले? देखो, तो बिस्मार्क डेनमार्क से युद्ध करेगा, जिसमें मित्र किसको बनाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो डेनमार्क से युद्ध करके साल्सबिंग और हेलेस्टीन को क्या करता है? उसको जीत लेता है। क्या? उस पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा कर लेता है। तो देखो, बोलेंगे कि जो बिस्मार्क और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? बिस्मार्क या और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? या परसा या डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध कब होगा? तो 1864 में। कब होगा? 1864 में। कब होता है? 1864 में युद्ध होता है। ठीक है, इसमें पराजय किसका हुआ? पराजय यानी हारा कौन? कौन हारता है? डेनमार्क। पराजय किसका हुआ? डेनमार्क हार गया। तो पराजय किसका होता है? डेनमार्क इसमें हार जाता है। डेनमार्क का पराजय हो जाता है। पूछेंगे परसा और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ? 1864 में। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध में
कौन कौन से देश मिला हुआ था, कौन कौन सा देश मिलकर लड़ा था? तो पर्सा और ऑस्ट्रिया, इसमें पर्सा और ऑस्ट्रिया मिलकर, पर्सा और ऑस्ट्रिया मिलकर के, पर्सा और ऑस्ट्रिया मिलके डेनमार्क को हरा देता है ना। इसमें बिस्मार्क जीत जाता है। बिस्मार्क क्या होता है? जीत जाता है। दूसरा देखेंगे, अब दूसरा युद्ध किससे लगेगा? किससे लड़ेगा? ऑस्ट्रिया से। किससे? ऑस्ट्रिया से लड़ता है। कब लड़ता है? तो 1866 में। 1866 में। देखो, डेनमार्क से 1864 में, 2 साल बाद 1866 में, 1866 में युद्ध लड़ता है। किससे लड़ेगा युद्ध? ऑस्ट्रिया से। किससे? ऑस्ट्रिया से, ठीक है। इसमें कौन मिलेगा? तो फ्रांस। कौन? पर्सा। पर्सा कौन मिलेगा? इसमें पर्सा और फ्रांस, पर्सा और फ्रांस मिल करके ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ेगा। और इस युद्ध में पराजय किसका होगा? हार किसका होगा? किसका? ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया का क्या होता है? पराजय। और ये युद्ध कब लड़ा गया? 1866 में, ठीक है। और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? सेडोवा का युद्ध। किसका युद्ध? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध। चलो समझ में आया? अब बोलेंगे बताओ कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोवा का युद्ध तो 1866 में। बिस्मार्क के साथ ऑस्ट्रिया का युद्ध कब हुआ? 1866 में, ठीक है। अब तीसरा में किससे युद्ध लड़ेगा? किससे लड़ेगा? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से लड़ेगा। और ये युद्ध कब होगा? 1870 में। कब होता है? 1870 में फ्रांस से लड़ेगा। और इसमें पराजय कौन होगा? बोलो, कौन होगा पराजय? पराजय कौन हुआ? फ्रांस हुआ। पराजय किसका हुआ? फ्रांस हुआ। इसमें जीता कौन? तो पर्सा। एक हार रहा है तो दूसरा जीतेगा ना? क्या? हाँ, तीनों युद्ध कौन जीता था? पर्सा। अब देखो, ऑस्ट्रिया को क्या बोला था कि डेनमार्क से युद्ध लड़ना है? क्या बिस्मार्क बोला ऑस्ट्रिया को कि डेनमार्क से युद्ध लड़ना है ना, कि तुम मेरा साथ दो। लेकिन यहाँ पे ये मित्रता के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। इसको धोखा मिला कि नहीं? तो देखो, बिस्मार्क कैसा था? तो कूटनीतिक था। कैसा था? कूटनीतिक था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को बोला कि साल्सबिंग हम रख लेंगे, साल्सबिंग हम रखें, हेलेस्टीन तुम्हें देंगे। और हेलेस्टीन मतलब साल्सबिंग अच्छा क्षेत्र था, है ना। हेलेस्टीन कैसा था? तो बंजर था। कैसा था? तो अच्छा वाला अपने पास रख लिया, हेलेस्टीन वाला इसको दे दिया। किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। समझ में आया? तो अच्छा, ये वाला भूमि लेके इसको कोई फायदा होगा? नहीं। लास्ट में ऑस्ट्रिया से भी युद्ध लड़ता है। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद फ्रांस से भी युद्ध लड़ता है। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्या ट्रिक याद रखना है? जब। किसका? जब। तो जर्मनी का एकीकरण पूछेंगे किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क को कितना युद्ध लड़ना पड़ता है? 3। कितना? पहला किससे? डेनमार्क से, दूसरा ऑस्ट्रिया से और तीसरा फ्रांस से। तीनों युद्ध में कौन जीतता है? कौन? बिस्मार्क। ऑप्शन में दे देंगे पर्सा, तो गलत है। कौन? बिस्मार्क बोलो या पर्सा बोलो। अब तीनों युद्ध जीत चुका है। तो 1871 में। कब? 1800। जर्मनी का एकीकरण कब होता है? 1871 में। कब होता है? 1871 में। ये तीनों युद्ध जीत करके इन सभी क्षेत्रों को जर्मनी में मिला दिया जाता है और एक बड़े जर्मनी का निर्माण कर दिया जाता है। और पूरे अब बताओ तो ये पूरा कौन हुआ? पूरा पर्सा। देखो, पूरा क्या बन गया? अब पूरा क्षेत्र किसके नाम से जाना जाएगा? किसके? पर्सा। बिस्मार्क तो नाम ना है। और क्षेत्र मतलब क्या? गांव। क्षेत्र मतलब एरिया। क्षेत्र मतलब एरिया, जगह। तो पूरा क्षेत्र किसके नाम से जाना जाएगा? पर्सा के क्षेत्र से। तो ये इस सभी क्षेत्रों को क्या किया जाता है? एक कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब पर्सा को हटाकर पूरे जर्मनी का राजा कौन बनेगा? विलियम प्रथम। पूरे जर्मनी का राजा विलियम प्रथम बनता है। विलियम प्रथम बनता है। और यहाँ पे एक पूछेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि, यहाँ पे एक संधि होगा, उसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ? तो 1871 में। कब? 1871 में। 1800। अब पूछेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुआ? तो पर्सा और फ्रांस। पर्सा और लास्ट में कौन है? फ्रांस है ना। अब युद्ध लगा पर्सा से ना, तो पर्सा और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि होता है 1871 में। इसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण 1871 में हो जाता है और पूरे जर्मनी का राजा विलियम प्रथम बन जाता है।
और जर्मनी का एकीकरण का जनक किसे बोलते हैं? बिस्मार्क को। किसको? इसमें देखो प्रयास किनके प्रयास से हुआ? पर्सा से। किससे? पर्सा के प्रयास से हुआ था, है ना। और पूछेंगे कि बताओ कि बिस्मार्क कैसा था? कूटनीतिक। कैसा था? कूटनीतिक था। बिस्मार्क अच्छा किसका प्रयास से हुआ था? पर्सा का, है ना। पर्सा का राजा कौन बना? अब देखो पहले पर्सा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। अब पर्सा को हटा करके ये सब क्षेत्र जोड़ दिए तो पूरे जर्मनी का राजा कौन बन गया? विलियम प्रथम बन जाता है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। जल्दी से लिखो इसको।